एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो देखिए, DSSB PRT वाले बच्चों के एग्जाम्स की डेट आ गई है। PYQs की जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ। 3-4 पेपर मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। 300-400 9-10 लेक्चर्स में मैं कवर करवा चुकी हूँ। उससे पहले 150 वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं। DSSB PRT के लिए जो मेन टॉपिक्स है वो सारे आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैडम NIOS का सिलेबस भी करवा दीजिएगा, तो वो सीरीज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ कि साथ साथ NIOS की वीडियोस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि वहां से जो चीजें आएंगी वो भी आप क्लियरली कर सकते हैं। तो आपका बहुत ही बड़ा पैकेज आप लोगों के लिए है। DSSB PRT की प्लेलिस्ट आप चेकआउट कीजिए, उसमें आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। सारे टॉपिक्स मैंने डिटेल में एक टॉपिक, चाहे वो माइक्रो टीचिंग का हो, चाहे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो, चाहे मोटिवेशन लर्निंग, ठीक है, डेवलपमेंट की वीडियोस हो, मतलब हर एक टॉपिक, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन NIOS का मटेरियल भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। ये आप लोगों की डिमांड पर मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। तो जो आपका कोर्स है 501, ठीक है, ये NIOS बेस यानी कि DLED का, NIOS का जो DLED का मटेरियल है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। इसमें आप लोगों के 10 कोर्स है। कोर्स 501 से लेके 510 तक है। हर एक में कुछ ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में यूनिट्स दे रखी हैं, ठीक है। तो ये पहला ब्लॉक मैंने स्टार्ट किया है। 2 यूनिट में आप लोगों को करवा चुकी हूँ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की पार्ट 1 और पार्ट 2। और आज की इस वीडियो में एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, इस वीडियो को बिल्कुल डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, ठीक है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, तो बहुत ही सीक्वेंस में सारी चीजें आपको एक कहानी के रूप में समझ आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। हमारे साथ आज एक श्रोता हैं जो DSSB PRT परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जी। और उन्होंने NIOS कोर्स 501 यूनिट 3 से जुड़े कुछ नोट्स और आर्टिकल्स भेजे हैं। अच्छा। ये यूनिट है शिक्षा एक मौलिक अधिकार। ये विषय न सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि एक शिक्षक के तौर पर हमारे काम की एकदम नींव है। बिल्कुल। ये सिर्फ कुछ कानून और तारीखें नहीं है। नहीं, ये वो कहानी है कि कैसे भारत में शिक्षा एक विकल्प से निकलकर हर बच्चे का हक बनी। एकदम सही। और इस सफर को समझना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सफर के हर पड़ाव को समझे, जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आसान बनाए, हाँ, और परीक्षा में पूछे जाने वाले खास पॉइंट्स को पकड़ें। बिल्कुल। चलिए, तो कहानी की शुरुआत करते हैं UEE से। UEE यानी प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। सुनने में ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। हाँ, थोड़ा भारी है, पर इसका जो सपना है वो बहुत सीधा साधा है। क्या सपना है? सपना ये कि देश का हर बच्चा, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, उसे अच्छी, मतलब शुरुआती शिक्षा जरूर मिले। हाँ, और इस सपने को पूरा करने के लिए 3 कदम तय किए गए। 3 कदम। पहला, यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब हर बच्चे के घर के पास एक स्कूल हो। बिल्कुल। दूसरा, यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यानी हर बच्चे का नाम स्कूल में लिखा जाए। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल है, यूनिवर्सल रिटेंशन, मतलब बच्चा सिर्फ नाम न लिखाए, हाँ, बल्कि 8वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी भी करे, बीच में स्कूल छोड़े नहीं। बिल्कुल। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, एक आदर्श स्थिति है तो, लेकिन हम सब जानते हैं कि असलियत में ये लक्ष्य आज भी मतलब पूरी तरह हासिल नहीं हुआ है। इसके रास्ते में कई बड़ी चट्टानें हैं। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। ये चट्टानें या बाधाएं, ये अलग अलग नहीं है। अच्छा। ये एक दूसरे से जुड़कर एक दुष्चक्र, एक विशियस साइकिल बनाती हैं। जैसे सबसे बड़ी बाधा है गरीबी। हाँ, ये तो है। जब परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो, तो वे बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय काम पर भेज देते हैं। और यहीं से बाल श्रम, चाइल्ड लेबर की समस्या पैदा होती है। बिल्कुल। और इस दुष्चक्र में एक और कड़ी जुड़ती है लैंगिक पूर्वाग्रह, जेंडर बायस। मतलब अगर परिवार को एक बच्चे को पढ़ाने और दूसरे को काम पर भेजने में से चुनना हो, हाँ, तो ज्यादातर मामलों में लड़की की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। एग्जैक्टली। तो गरीबी ने बाल श्रम को जन्म दिया और सामाजिक सोच ने उस श्रम का बोझ लड़कियों पर ज्यादा डाल दिया। इसके अलावा तेजी से बढ़ती आबादी भी है। जितनी तेजी से बच्चे बढ़े, उतनी तेजी से हम स्कूल और अच्छे टीचर्स तैयार नहीं कर पाए। सही बात है। और वो परिवार जो काम के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, माइग्रेशन, हाँ, प्रवासन, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई का तारतम्य वो टूट जाता है। तो ये साफ है कि सिर्फ अच्छी नीतियां बनाने से काम नहीं चलने वाला था। नहीं। इन बाधाओं के पहाड़ को तोड़ने के लिए एक कानूनी हथौड़े की जरूरत थी। एक कानूनी हथौड़ा। हाँ,
और वो हथौड़ा हमारे संविधान से आया, लेकिन उसे बनने में 50 साल से ज्यादा लग गए। मतलब शिक्षा का अधिकार शुरू से ही हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार के तौर पर मौजूद नहीं था। नहीं, और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अच्छा। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, तब आर्टिकल 45 में लिखा था कि राज्य को 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए। हाँ, इस पर गौर कीजिए, ये एक सलाह थी, एक निर्देश, कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी। अच्छा। तो ये सरकार की इच्छा पर था, करे तो अच्छा, न करे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। बिल्कुल। असली गेम चेंजर जो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है, वो आया साल 2002 में। 2002। 86वां संविधान संशोधन। ये साल और ये नंबर परीक्षा के लिए गांठ बांध लीजिए। 86th अमेंडमेंट 2002। ठीक है। इस एक संशोधन ने 3 बड़े बदलाव किए। 3 बदलाव? हाँ, पहला और सबसे बड़ा, इसने संविधान में एक नया अनुच्छेद आर्टिकल 21A जोड़ा। आर्टिकल 21A? और इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट बना दिया। तो अब ये प्रयास नहीं बल्कि राज्य की जिम्मेदारी बन गई। बिल्कुल, जिसे पूरा ना करने पर उसे अदालत में खींचा जा सकता है। यानी शिक्षा अब जिंदगी के अधिकार के बराबर खड़ी हो गई। एकदम। दूसरा बदलाव था आर्टिकल 51A में, जहां नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की बात होती है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज। हाँ, उसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया कि हर माता पिता या अभिभावक का ये फर्ज है कि वे अपने बच्चे को स्कूल भेजें। और तीसरा बदलाव? तीसरा बदलाव पुराने आर्टिकल 45 में किया गया। उसे बदलकर अब 0 से 6 साल के बच्चों की देखभाल और शिक्षा, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE की जिम्मेदारी राज्य को दी गई। तो 2002 में अधिकार तो मिल गया। बिल्कुल। लेकिन इस अधिकार को जमीन पर उतारने के लिए, हाँ, क्लासरूम तक पहुंचाने के लिए एक विस्तृत गाइड बुक की जरूरत होगी। बिल्कुल सही पकड़ा। और वही गाइड बुक है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। RTE एक्ट 2009। ये कानून 26 अगस्त 2009 को पारित हुआ। ठीक है। ये उस छाते की तरह है जो बच्चों को शिक्षा में आने वाली हर रुकावट से बचाता है, चाहे वो स्कूल की फीस हो, एडमिशन के लिए डोनेशन हो, हाँ, या बच्चों और माता पिता का इंटरव्यू। हाँ। इस एक्ट के 2 सबसे ताकतवर शब्द हैं, फ्री यानी निशुल्क और कंपल्सरी यानी अनिवार्य। फ्री का मतलब तो साफ है कि कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन कंपल्सरी या अनिवार्य का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि माता पिता को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर किया जाएगा? ये बहुत ही आम गलतफहमी है और एक बेहतरीन सवाल है। अच्छा। यहाँ कंपल्सरी शब्द का बोझ माता पिता पर नहीं बल्कि सरकार और प्रशासन पर डाला गया है। सरकार पर? कैसे? इसका मतलब है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल के हर बच्चे का दाखिला करवाए, उसकी हाजिरी सुनिश्चित करे और उसकी 8वीं तक की पढ़ाई पूरी करवाए। मतलब अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो सरकार को उसके घर जाकर कारण पता करना होगा और उसे स्कूल लाना होगा। अच्छा, तो जिम्मेदारी सरकार की है, सजा माता पिता के लिए नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, अब इस एक्ट के कुछ ऐसे प्रावधानों पर आते हैं जिनसे DSSB में सीधे सवाल बनते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला है एज अप्रोप्रिएट एडमिशन, मतलब उम्र के हिसाब से दाखिला। ठीक है। चलिए एक स्थिति सोचते हैं। एक 10 साल का बच्चा है जो कभी स्कूल नहीं गया। उसे किस क्लास में एडमिशन मिलेगा? सामान्य तर्क तो यही कहता है कि उसे क्लास 1 में डालना चाहिए, क्योंकि उसने तो काका गा भी नहीं सीखा है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उसे 5 साल के बच्चों के साथ बिठा देंगे। सोचिए उस बच्चे के आत्मविश्वास का क्या होगा? हाँ, वो तो बहुत अजीब महसूस करेगा। यहीं पर RTE एक्ट एक क्रांतिकारी कदम उठाता है। वो कहता है कि बच्चे को क्लास 1 में नहीं तो फिर बल्कि उसकी उम्र के हिसाब से क्लास 5 में ही दाखिला दिया जाएगा। लेकिन फिर वो पढ़ाई में बाकी बच्चों से मुकाबला कैसे करेगा? वो तो बहुत पीछे रह जाएगा। सही सवाल। ये तो शिक्षक के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपने बिल्कुल सही चुनौती की तरफ इशारा किया और एक्ट इसका समाधान भी देता है। क्या समाधान है? एक्ट कहता है कि ऐसे बच्चे को उसकी क्लास के बराबर लाने के लिए 3 महीने से लेकर 2 साल तक की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। स्पेशल ट्रेनिंग? और इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उसे भावनात्मक रूप से क्लास के बाकी बच्चों के साथ जोड़ना है, ताकि वो खुद को अलग थलग या कमजोर महसूस न करे। एकदम।
ये तो बच्चे के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर बनाया गया नियम है। और इससे बच्चे के कई साल भी बच जाते हैं। बिल्कुल। अब आते हैं उन चीजों पर जिन्हें आरटीई एक्ट सख्ती से ना कहता है। नो मीन्स नो। अच्छा, ये नियम एक शिक्षक के तौर पर जानना बहुत जरूरी है। पहला है नो फिजिकल पनिशमेंट एंड नो मेंटल हरासमेंट। मतलब बच्चे को किसी भी तरह की शारीरिक सजा या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। हाँ, डांटना, अपमानित करना, ये सब मना है। ये तो बहुत जरूरी है। डर के माहौल में सीखना मुमकिन नहीं है। दूसरा ना है नो डिटेंशन। नो डिटेंशन यानी 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल करके उसी क्लास में रोका नहीं जाएगा। हर बच्चा अगली क्लास में जाएगा। अच्छा, नो डिटेंशन पॉलिसी। हाँ। तीसरा है नो एक्सपल्जन, मतलब बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। और चौथा नो डिनायल ऑफ एडमिशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जन्म प्रमाण पत्र या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे किसी भी कागज की कमी के आधार पर किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। मतलब एडमिशन पहले होगा? कागज की प्रक्रिया बाद में पूरी की जाएगी। ये नियम खासकर उन प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए एक वरदान है। हाँ, जिनके पास अक्सर पूरे कागजात नहीं होते। ये तो सच में जिंदगियां बदलने वाला नियम है। बिल्कुल। अब जब बच्चे को स्कूल में ले आए, उसे हर तरह की सजा से बचा लिया, तो एक शिक्षक की जिम्मेदारी क्या बनती है? मेरे ख्याल से समय पर स्कूल आना, सिलेबस पूरा कराना, बच्चों पर ध्यान देना, यही सब होगा। ये सब तो है ही, लेकिन एक्ट में शिक्षक का एक प्राथमिक कर्तव्य बताया गया है। वो क्या है? वो है बच्चे को डर, आघात और चिंता से मुक्त माहौल देना। ये पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, इसके बाद आता है समय पर आना जाना, सिलेबस पूरा करना, हर बच्चे की सीखने की क्षमता का लगातार आकलन करना और नियमित रूप से पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स करना। यानी एक सुरक्षित और सकारात्मक माहौल बनाना ही सबसे बड़ा काम है। बाकी सब उसके बाद आता है। एकदम। अब स्कूल को चलाएगा कौन? इसके लिए एक्ट में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी का प्रावधान है। एसएमसी? और इसके आंकड़े परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। एसएमसी में कम से कम 75% सदस्य बच्चों के माता पिता या अभिभावक होंगे। 75%? इसका मतलब स्कूल चलाने का असली पावर पेरेंट्स के हाथ में दिया गया है। हाँ, और एक और शानदार बात, इन 75% सदस्यों में से 50% महिलाएं होंगी। अच्छा, 50% महिलाएं। ये महिला सशक्तिकरण और शिक्षा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। एसएमसी का काम है स्कूल के कामकाज पर नजर रखना और ये सुनिश्चित करना कि शिक्षकों से सिर्फ पढ़ाने का काम लिया जाए, न कि गैर शैक्षणिक काम, जैसे चुनाव ड्यूटी या आपदा राहत। हाँ, ये तो स्कूल प्रशासन में पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी का एक बेहतरीन मॉडल है ना? अब एक और तथ्य जो सीधे परीक्षा में आता है, पड़ोस के स्कूल की परिभाषा। अच्छा, पड़ोस कितना बड़ा? हाँ, तो इसके लिए दूरी तय की गई है। कक्षा 1 से 5 यानी प्राइमरी स्कूल के लिए स्कूल घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। 1 किलोमीटर? और बड़ी क्लास के बच्चों के लिए? कक्षा 6 से 8 मतलब अपर प्राइमरी स्कूल के लिए ये दूरी 3 किलोमीटर तय की गई है। 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर। और अगर किसी वजह से इस दायरे में स्कूल नहीं है तो सरकार को बच्चों के लिए या तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा देनी होगी या फिर हॉस्टल की। ठीक है, ये याद रखना होगा। और आखिरी महत्वपूर्ण बदलाव है परीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया में। आरटीई ने सीसीई को लागू किया। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। हाँ, इसका मतलब है कि साल के आखिर में एक 3 घंटे की परीक्षा से बच्चे की काबिलियत तय नहीं होगी, बल्कि पूरे साल उसके हर पहलू का मूल्यांकन किया जाएगा। बिल्कुल। इसके तहत 8वीं तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, कोई पास फेल नहीं होगा। इसका मकसद बच्चे के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना है। एकदम। तो हमने एक्ट के मुख्य प्रावधानों को समझ लिया है। अब आते हैं हमारे सबसे जरूरी सेगमेंट पर। परीक्षा में सवाल कैसे बनता है? हाँ, चलिए एक रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। मैं कीवर्ड्स बोलूंगी, आप उससे जुड़े फैक्ट्स बताइएगा। हाँ, चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं। वो साल जब शिक्षा मौलिक अधिकार बनी 2002 86वें संशोधन से, और आरटीई एक्ट अब पारित हुआ 2009 में। शिक्षा के अधिकार से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद आर्टिकल 21A। पड़ोस के स्कूल की दूरी प्राइमरी के लिए 1 किलोमीटर और अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर।
और एसएमसी की संरचना? 75% माता पिता, जिनमें से 50% महिलाएं। शानदार। ये वो फैक्ट्स हैं जो सीधे सीधे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। बिल्कुल। अब आखिरी बात, एक पीआरटी टीचर की तैयारी के नजरिए से इस यूनिट में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है, ताकि हम अपना समय बर्बाद ना करें। देखिए, पीआरटी स्तर पर आपको एक्ट के व्यावहारिक पहलुओं पर फोकस करना है, जैसे आर्टिकल नंबर, संशोधन का साल। एक टीचर के तौर पर आपकी क्या भूमिका है? एसएमसी की बनावट क्या है और नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या है? अच्छा, आपको एक्ट की हर एक धारा के कानूनी दांवपेच में नहीं उलझना है। मतलब हमें एक शिक्षक बनना है, वकील नहीं। हमें वो बातें जाननी हैं जो हमें क्लास में एक बेहतर और जिम्मेदार टीचर बनाएंगे। आपने पूरी बात का सार एक लाइन में कह दिया। जी। तो आज हमने यूई के सपने से लेकर आरटीए एक्ट 2009 की हकीकत तक का पूरा सफर तय किया। जी। मुझे उम्मीद है कि अब ये यूनिट आपको ज्यादा स्पष्ट और आसान लग रही होगी। जी बिल्कुल, एक कहानी की तरह सब कुछ जुड़ गया और महत्वपूर्ण तथ्य भी दिमाग में बैठ गए। बहुत अच्छा। अंत में सभी भावी शिक्षकों से यही कहना है कि स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करते रहें। याद रखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा पास करने की बात नहीं है। नहीं, ये उन लाखों बच्चों के भविष्य को संवारने की तैयारी है जिनके लिए आप सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक उम्मीद होंगे, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी। हाँ, और आज की चर्चा को खत्म करने के लिए मैं एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। आरटीए एक्ट ने बच्चों को अधिकार का एक कानूनी कवच तो दे दिया है, पर उस कवच के अंदर क्लासरूम में सीखने का एक निडर और खुशनुमा माहौल बनाना एक शिक्षक की कला और जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब आप अपनी क्लास में जाएंगे तो इस अधिकार को हकीकत में बदलने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा?